चलिए, तो आज का ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो है सेडिशन। सेडिशन इस साल काफी बार न्यूज में रहा, और ज्यादा न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि आपके पास में भारतीय संहिता संचार सुरक्षा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी तीनों को merge कर दिया गया है। तो ये जो कंसिडरेशन में है, इसको देखते हुए सीआरपीसी सेक्शन आईपीसी सेक्शन 124 जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, और आज से ही नहीं, एक डेकेड से ज्यादा आप जब से शायद अखबार थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किए होंगे तब से सेडिशन काफी न्यूज में रहा है। और इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी हम देखेंगे कि गांधी जी के ऊपर सेडिशन चार्जेस कैसे लगे थे, कैसे यंग इंडिया में उन्होंने एक आर्टिकल छापा, उसके बाद में उनको सेडिशन चार्जेस फेस करने पड़े, बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन चार्जेस लगे। तो इन सब चीजों को ट्रेस करता हुआ सेडिशन थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ओरिजिनली किसने रेकमेंड किया था? इट वॉज रिकमेंडेड बाय थॉमस मैकॉले इन 1837, पर उस टाइम पे ओरिजिनली शामिल नहीं किया गया। बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 124 ए के अंडर में इन 1870 इट वाज एडेड बाय जेम्स स्टीफन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो शायद आपको रटा हुआ ही रहेगा। सेक्शन 124 ए, सेडिशन। अब सेडिशन लॉ क्या कहता है, अभी करंट प्रोविजंस क्या है, और सेडिशन लॉ है क्या? सेडिशन का मतलब समझते हो? हाँ, राजद्रोह। सिंपली एन एक्ट ऑफ डिसअफेक्शन, या आप कभी हेट्रेड ला रहे हो या किसी वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो जो कि नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो सेडिशन का एक्ट मान लिया जाता है। आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रैपिडली चीजों को कर रहे हैं, तो सबसे टॉप नॉच तरीका ये है कि हम उसमें से कीवर्ड्स पिक करें। तो कभी भी कोई रिटर्न, सीधी सी याद रखो, वर्बल या नॉन वर्बल, किसी भी फॉर्म में, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, सिंबॉलिक हो, एविडेंट फॉर्म में सिंबॉलिक हो या नहीं दिख रहा हो, विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप किसी भी कम्युनिटी के, इन वर्ड्स पे ध्यान देना, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन, एंगर, हेट्रेड, स्कॉन्ड और डिसअप्रूवल, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसी भी दो लोगों के, दो कम्युनिटीज के बीच में आप हेट्रेड फैला रहे हो, डिसअफेक्शन और एनी काइंड ऑफ कंटेम्प्ट, आप ये सब चाहते हैं कि ये किस कैटेगरी में आ जाए? सेडिशन की। अब सेडिशन जो है, इसके लिए जो करंट प्रोविजन है वो क्या कहते हैं? आपको कितने साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम क्या बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है? यहां पे आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। बड़े आसानी से इन चीजों को याद करो। पहली चीज, अभी जो करंट प्रोविजन है, उस करंट प्रोविजन के हिसाब से मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है आपको, 3 साल की जेल हो सकती है, फाइन देना पड़ सकता है, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो फाइन देना पड़ सकता है, एंड इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और एक बार आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ आपकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। अब मेरे लिए सब कुछ बेकार है, मुझे सिर्फ क्या याद करना है? यहां पे मैंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब लिखा, काट दिया, मतलब नौकरी भी चली जाएगी। अब इन जो केसेस आपके सामने मैं अभी रखने वाला हूं, इसमें से हमको थोड़ी सी हिस्ट्री निकालनी है। हो सकता है ये रेफरेंसेस में नहीं है, लेकिन इसमें से हिस्ट्री काफी अच्छी छुपी हुई है। यहाँ पे लोकमान्य तिलक के ऊपर चार्जेस लगे थे। केसरी में इन्होंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे, एक का नाम था द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून,
एंड दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। 6 साल के सेडिशन चार्जेस पे ये बर्मा में जेल में थे। अब आपके लिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इन आर्टिकल्स का नाम। इसी तरीके से यंग इंडिया जर्नल के अंदर महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, उसके लिए उनको सेडिशन फेस करना पड़ा। क्वेश्चन बनेगा, इसका नाम याद रखना है। तो केसरी में जो ये आर्टिकल्स थे, ये सबसे पहली बात कौन से अखबार में थे, केसरी। 2 आर्टिकल्स इनका नाम, और ये महात्मा गांधी का यंग इंडिया। इस पूरे में से जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, प्लीज इन 2 चीजों को याद रखना, बाकी सब रिडंडेंट है। केसेस के नाम आगे क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केसेस क्यों बता रहा हूं। केसेस इसलिए क्योंकि आप, अच्छा ऊपर, इफ आई हैव फॉरगॉटन दिस, लेट मी, ये जो यहां ग्राउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं उसको याद करने का तरीका। यूवी कैड लिख लेना है इसको। U is for unrest, public unrest. V is for violence. C is for contempt. A is for anger and D is for defection. यूवी कैट लिख लेना, डॉक्यूमेंट जब पढ़ोगे तो उसको ऐड कर लेना। ये ग्राउंड्स हैं जो सेडिशन की, या वो डेफिनेशन, सेडिशन की डेफिनेशन में ये सारी चीजें आती हैं। यूवी कैट, हाँ भाई। जैसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या बोला गया कि अगर सरकार को सिर्फ आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप इसको सेडिशन नहीं बोल सकते। अब यहीं से स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। और आपको अगर नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे ऐसे कि क्रिटिसिज्म डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन, तो आप यहां गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट केस यहां पे एसजी वोम्बाट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं, हेयरिंग्स चल रही है, अपील्स आ रही हैं या आने वाली है, उन सबको होल्ड पे रख दिया है जब तक इस ड्रेकोनियन लॉ का वापस से री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। और इसीलिए अभी ये BSS 2023 के अंदर में कंसिडरेशन में डाला गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें सेडिशन जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है। जो प्रपोज्ड पनिशमेंट है, वो प्रपोज्ड पनिशमेंट कुछ इस तरह से है कि या तो आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट होगी, 3 की जगह 7 साल की सजा है, और या तो फाइन हो सकता है आपको। चेंजेस सिर्फ इतने से किए गए हैं सेडिशंस में। ये आपके PYQ से कुछ एक क्वेश्चन छोटा सा उठा के दे दिया गया है, और जितना पढ़ाया गया है उसमें से आसानी से सॉल्व हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम, यूसीसी। हाँ जी, यूसीसी के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। सबको पता है पार्ट 4 आर्टिकल 44 यूसीसी। अब पार्ट 4 में तो इसका मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल होगा और नॉन इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, सारे पर्सनल लॉज जो कि इंडिविजुअली इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेट कर रहे हैं, PCM और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि किस किस के लिए ऑपरेटेबल है, किस किस लिए एप्लीकेबल है, बुद्धिस्ट के लिए, सिक्स के लिए, जैन्स के लिए और हिंदूज के लिए। लेकिन PCM मतलब पारसीज, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इनके लिए एक अलग पर्सनल लॉज होते हैं। और इसी पर्सनल लॉज को इन सारे कम्युनिटीज को मर्ज करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, वुमेन्स राइट्स को रीअसर्ट किया जा सके, इक्वालिटी मिले, तो यूसीसी की बात चल रही है। इंडिया के अंदर इकलौता स्टेट गोवा है जहां पे यूसीसी चल रही है, लेकिन वो भी पोर्तुगीज कोड के अंडर में। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं। तो पहली बार जो यूसीसी की बात की गई थी वो ब्रिटिश टाइम्स में 1835 में यहां पे प्रपोज किया गया, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी दिक्कत आती थी ब्रिटिशर्स को हिंदू और मुस्लिम लॉज को सेपरेट करने में।
पहले कोर्ट भी अलग हुआ करती थी और जजेस भी अलग हुआ करते थे, और जिस रिलीजन से कोई भी अक्यूज बिलोंग करता है उस रिलीजन का कोड लगता था। तो ये रेकमेंड किया गया कि यार एक यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया। बाद में बीएन राव कमेटी बनाई गई 1941 में, फिर से यूसीसी की बात को लाने के लिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको आर्टिकल 44 में जगह दी बाद में। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू दीज कम्युनिटीज, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सेपरेट पर्सनल लॉस चलते हैं। याद रहेगा ये क्वेश्चन, यहीं से फंसेगा। हाँ जी, करंट स्टेटस क्या है? तो करंट स्टेटस बड़ा सिंपल है। जो करंट स्टेटस है तो पोर्तुगीज सिविल कोड है, इसके अंडर में गोवा इज द ओनली स्टेट विच इज हैविंग यूसीसी। हमारे यहाँ पे और किसी भी स्टेट में या टेरिटरी में यूसीसी नहीं है। सरला मुदगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें 1+1 की स्कीम को नलिफाई कर दिया गया। अगर कोई भी हिंदू मैन कन्वर्ट होके, इस्लाम में कन्वर्ट होके दूसरी किसी औरत से शादी करना चाहता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट आप देखें तो वो ये कहता है कि आपको हिंदू एक्ट के अंदर में, मैरिज एक्ट के अंदर में, आपको सबसे पहले अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए पर आपको पहली को डाइवोर्स देना पड़ेगा। सरला मुदगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1995। शायरा बानो केस 2017, यहां पे क्या दिया गया? ट्रिपल तलाक। इसके भी पहले एक केस आया था, ये रहा शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस, जहां पे राइट टू मेंटेनेंस, ये इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद भी राइट टू मेंटेनेंस, द मुस्लिम वुमेन होल्ड्स द राइट टू मेंटेनेंस। अब आपको इन केसेस का नाम पता होना चाहिए और इनकी माइनर इंट्रिकेसीज जितनी एक एक लाइन में मैंने आपको दिखी है उतना। लास्ट में आपके पास में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एडिशंस अभी तक, यस यस, पासपोर्ट ले लिया जाता है और कोर्ट में डेली बेसिस पे हाजिरी देनी पड़ती है। अगर जरूरत पड़ती है तो थाने में भी अटेंडेंस देनी पड़ती है आपको। पासपोर्ट ये डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है आपका, पासपोर्ट भी आपका ले लिया जाता है, प्लस कोर्ट की अटेंडेंस भी देनी पड़ जाती है आपको सेडिशन के केस में। और यस, ट्रीजन। अब सेडिशन जो वर्ड है वो यूज नहीं किया जाएगा, बीएसएस में सेडिशन वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। यूसीसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स, ठीक है चलो। तो दो एजेंसीज जिनके बारे में लगातार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबसे हॉट शॉट रही है, सबसे ज्यादा ईडी पिछले 5-6 महीनों में जब से इलेक्शंस सिर पे आए हैं तब तक ईडी बहुत ही ज्यादा बोलबाले हैं ईडी के। और उसमें एक और कारण है कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 2 साल का था सीवीसी एक्ट 2003 के अंडर में, द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द सीबीआई डायरेक्टर वाज 2 इयर्स, उसको एक्सटेंड करके 5 साल का कर दिया गया है। और वो जो एक्सटेंशन है इस पे सवाल खड़े हो गए कि यार ये क्या कर रहे हो आप। तो अब ईडी और सीबीआई हमारे लिए करना जरूरी है, थोड़ा सा बेसिक्स पे हिट करना जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में हमारे पास असेंशियल क्या है कि क्या इसके पास में स्टैट्यूटरी स्टेटस है? यस, स्टैट्यूटरी स्टेटस सीवीसी एक्ट के अंडर में दिया गया है इसको। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, तो जब आप आईआरएस अगर बनते हैं तो हो सकता है कि आपकी ईडी में पोस्टिंग हो जाए, डीआरआई में पोस्टिंग हो जाए, ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। नाउ हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ है ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, सेंट्रल ऑफिसेज दिल्ली के अंडर में, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें?
फेमा, पीएमएलए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये है इसका ज्यूरिसडिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है तो आपको ये ज्यूरिसडिक्शन याद रखना पड़ेगा कि जो तीन चीजें हैं, ये तीन एक्ट्स हैं, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कहां कहां से सर्विसेज से लिए जा रहे हैं ऑफिसर्स, नो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक ये कंट्रोवर्सी, सीबीआई में भी यही हुआ है, 2 साल के सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को कहां तक ले आए? 5 साल तक। पीएमएलए 2002, फेमा 1999 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ये है तीन ज्यूरिसडिक्शन इसके। इसमें से पीएमएलए ये है क्रिमिनल लॉ, ये है सिविल लॉ, ये भी है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर में अरेस्ट और सीजर की पावर्स होती है, ठीक है। सेक्शन 19 एंड सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए परमिट्स ईडी टू अरेस्ट एंड ग्रांट बेल, क्योंकि पीएमएलए क्या है? एक क्रिमिनल लॉ है। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और फेमा क्या है? नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं दूसरी एजेंसी जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक और चीज याद रखना, लिख लेना, सुओमोटो इनिशिएटिव नहीं ले सकती ईडी। किसी भी एजेंसी के पास में कंप्लेन लॉन्च होगी या पुलिस के पास में कंप्लेन लॉन्च होगी, उसमें अगर लगता है कि पीएमएलए का केस बन रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, फेमा का केस बन रहा है या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कोई, तब जाके उसको ईडी को रेफर किया जाता है, वहां से ईडी अपनी पावर्स डिराइव करती है। सुओमोटो एक्शन में नहीं आता है। हाँ जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओवरलैपिंग पावर्स है, ये असिस्टेंस देती है किस किस को? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है, इन्वेस्टिगेशन करती है सीबीआई एंड इट असिस्ट हु? सीवीसी एंड लोकपाल। याद रहेगा, मैं जो मार्क करता जा रहा हूं बस उसी पे ध्यान देते जाना। सारे तरीके के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है एक्सेप्ट फॉर, याद रखना, ठीक है। कोई भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए, मर्डर के केसेस हुए, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है, या तो केस बाय केस बेसिस पे स्पेशल केसेस होते हैं वो, या फिर जनरल कंसेंट। दो तरह के कंसेंट होते हैं सीबीआई में, नीचे देखो बताऊंगा आपको मैं, दो तरह के कंसेंट मिलेंगे आपको, एक जनरल कंसेंट और एक केस बाय केस कंसेंट जो होता है। हाँ जी, कब स्टैब्लिश हुआ था? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 में करप्शन और ब्राइबरी के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई जन्मी थी, लेकिन बाद में इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर में डाल दिया गया 1963 में एक रेजोल्यूशन के थ्रू। अभी तक भी इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला। बाद में इसको पब्लिक ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर में डाल दिया गया, जो कि करेंटली अभी यहीं पे काम कर रही है। सतनाम कमीशन या कमिटी की रिकमेंडेशन पे करप्शन की भी चार्जेस को पोका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसकी भी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? सीबीआई। ऑल्सो सीवीसी भी ये काम करेगा, करप्शन वाला सीवीसी काम करता है, उसको भी असिस्ट करता है करप्शन के केसेस में। हाँ जी, अगर सीबीआई पे क्वेश्चन आया तो एक तय स्टेटमेंट मानना, यहां से नॉट हटा देगा और लिख देगा दैट इट इज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। गलत है। इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपीई 1946, लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है।
Delhi Special Police Establishment Act 1946, but it does not have a मोटो। से आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी ले तो रटना मत, I3 मोटो है। I3, सिंपल एज दैट। हाँ जी। कौन कौन होता है? मेरे को नहीं पढ़ना इतना सारा यार। सीजीआई और पीएम कहाँ गए? और वहां से किसको चूज करके लाए? सीबीआई के डायरेक्टर को। याद रहेगा क्या? कौन कौन गया था हाथ पकड़ के लू? पीएम और, देख रहे हो, चंद्रचूड साहब और मोदी जी। और वहां से सीबीआई के डायरेक्टर को पकड़ के लाए। तो टेन्योर कितना था? लेकिन अब कितना हो गया? अरे कंट्रोवर्सी यही तो है। जो मिनिमम गारंटी है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की, दैट इज गारंटेड अंडर सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। याद रखना। ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर मेंशन करें। दिस मिनिमम गारंटी इज अंडर सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। और ये 5 साल का जो एक्सटेंशन मिला है, ये अभी लेटेस्ट ऑर्डिनेंस से प्रोमलगेट किया गया है। याद रहेगा। कंसेंट कितने टाइप की होती है? स्टेट में अगर इन्वेस्टिगेट करना है चार्जेस को, किसी भी क्राइम को स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है, तो स्टेट की जनरल कंसेंट लगती है, या फिर केस बाय केस कंसेंट लगेगी। ये रहा केस स्पेसिफिक कंसेंट और ये रहा जनरल कंसेंट। ठीक है, आपको इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। टॉपिक पे स्टिक करो, जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें पढ़ो, और जो जो चीजें ट्राइडेंट में आती जा रही है उनको पूरे फोकस के साथ में रट लो। अब यहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक का स्कोप नहीं है हमारे पास में। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर ट्राइडेंट फॉर टुडे।